महलों का लड़का है वीना, हमारी अंजूरी राज करेगी। समझो ऐसा लड़का किस्मत वालों को ही मिलता है। महलों का राजा है, अमेरिका रिटर्न है, पढ़ा लिखा सुंदर सुघर। नहीं बुआ जी, पहले अंजूरी को उसका कोर्स पूरा करने दीजिए, उसके बाद जब वह चाहेगी तब मैं उसकी शादी का सोचूंगी। अरे तुम किस जिद पर अड़ी हो वीना, 26 साल की हो गई है वो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि हमारे समाज में स्वीकार नहीं है कि लड़की की इतनी उम्र हो और वह कुमारी बैठी रहे। तुम्हारे यही लक्षण रहे ना तो ब्याही गई अंजूरी, सारी उम्र बिठाए रखना उसे कुमारी। बस एक ही तो कमी है इस रिश्ते में कि उन्हें शादी की जल्दी है। बाकी तो ऐसा लड़का चिराग लेकर ढूंढो तो भी नहीं मिलते। तो ना ब्याहने दो, कुमारी मंजूर है मुझे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि लड़का महलों का राजा है। मैं अपनी बेटी के सपनों को तिलांजलि नहीं दे सकती। ऐसे बिना सोचे समझे उसे कहीं भी नहीं ब्याह सकते। वो लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इसका कोई तर्क नहीं है, ना आपके पास ना उनके पास। जब तक मैं तसल्ली ना कर लूँ कि सब ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे सोचने दीजिए। बोलकर बुआ जी कमरे से बाहर निकल गई और पीछे छोड़ गई सवालों में घिरी वीना को। रेस्टिंग चेयर पर बैठी वीना के मन मस्तिष्क में बुआ के शब्द रह रहकर गूंज रहे थे। तुम्हारे कारण वो कुमारी रह जाएगी। वीना ने अपने कानों को बंद कर लिया, लेकिन गूंजती आवाज़ कम नहीं हुई। उठकर पति रजनीश की तस्वीर के सामने वो खड़ी हुई तो एक आक्रोश उसकी आंखों में उतर आया। वो आक्रोश उसे पति के लिए था, उसकी किस्मत के लिए, उसके माता पिता के लिए या खुद उसके लिए। वो आज तक तय नहीं कर सकी। घर में गीतों की थाप के बीच लाल हरे रंग बधानी साड़ी पहने गौर पूजती वीना आने वाले जीवन के सुखद सपनों के संसार को भी पूज रही थी। वार फेर करते रिश्तेदार मन ही मन उसकी किस्मत पर ईर्ष्या करते नहीं थक रहे थे। साधारण परिवार में जन्मी साधारण लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व वाली वीना को जब रजनीश के पिता ने एक रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में देखा तो उसकी शालीनता पर मोहित हो उन्होंने अगले 1 महीने में ही शादी की तारीख निकलवा कर दम लिया। कल तक अपने ग्रेजुएट होने की खुशी मनाती वीना को समझने का मौका ही नहीं मिला कि कब डिग्री थामे इन हाथों में मेहंदी रच गई। अपने माँ पिता की खुशी में ही वो भी खुश हो गई, बगैर इस बात की परवाह किए कि आगे पढ़ने के उसके सपने धूमिल हो रहे हैं। शादी का दिन भी आ गया जहाँ आलीशान बैंड बाजे के बीच रजनीश उसे ब्याह ले गया, उसके सुखद संसार के सपनों को पूरा करने। रजनीश एक उच्च खानदान के राय साहब कुंवर मान सिंह का इकलौता पुत्र था। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रजनीश ने अपने पिता का उद्योग कम संभाल लिया, स्वयं कुंवर साहब को भी नहीं मालूम चला। रजनीश की माँ कलावती जी अपने जवान होते बेटे की उसकी शादी के प्रति उदासीनता देख दुखी होती और उसे मनाने का हर संभव प्रयास करती, लेकिन रजनीश कुछ न कुछ बहाना बनाकर हमेशा ही टालता जाता। पिता उसकी इस बात को जिम्मेदारी संभालने के डर के रूप में ले जाते और कलावती जी को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह देते। लेकिन उस दिन शादी में वीना को देख कलावती जी ने जिद पकड़ ली कि राय खानदान की बहू तो सीधी सादी वीना ही बनेगी। रजनीश के लाख हाथ पैर मारने का असर तब जाता रहा, तब कलावती जी ने भूख हड़ताल कर ली और उनका घटता बढ़ता बीपी और ज़्यादा दिक्कतें लेकर आया। उसने कसमसा कर हाँ कर दी और कलावती जी बेटे का सेहरा सजाने को तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। उधर 4 बेटियों के पिता मनोहर ने जब इतने ऊंचे कुल से रिश्ता आता देखा तो बिना किसी बात की परवाह किए झट से पकड़ लिया। बेटी आगे बढ़कर कुछ हासिल करना चाहती है, इसका भान भी नहीं लिया। आनन फानन में दोनों की शादी संपन्न हुई। ना दान ना दहेज, जेब से फूटी कौड़ी भी मनोहर को खर्च ना करनी पड़ी। यूं तो बेटियों को पढ़ाने में बचा भी क्या था उनके पास। सजी संबड़ी फूल सी बीना अपनी आलीशान गाड़ी में आलीशान महल में प्रवेश कर गई। हर कोई पीहर में जहाँ उसकी किस्मत के कसीदे गढ़ रहा था, वहीं ससुराल में उसकी सुंदरता को शब्द दिए जा रहे थे। उसके मन में क्या है ना तब किसी ने पूछा, ना अब किसी को क्या परवाह थी। पहली रात दुल्हन के 16 श्रृंगार समेत बीना ने अपने सुहाग के कमरे में प्रवेश लिया, जहाँ रजनीश उसे शराब की गंध उड़ाता नींद के आगोश में मिला। 1 कोस दूर तक वो गंध जाए इतनी शराब पी रखी थी उसने। इस तरह के माहौल से अनजान बीना अपने टूटे सपनों के टुकड़े बटोरती ही रह गई पूरी रात। अगले दिन उसका स्वागत सासू माँ की प्रेम व उम्मीद भरी नज़रों से किया, जिसका सामना कर सकने की हिम्मत उसमें नहीं थी।
न कलावती जी उसके मन में उठते तूफान को समझ सकी, न वो समझा सकी। अपने मन को असमंजस को उसने अपनी प्रिय सहेली के सामने रखा तो उसने ये कह दिलासा दिया कि शादी की व्यस्तता में थक गए होंगे। सहेली की बात मान उसने भी अपने मन को दिलासा दे दिया कि सब ठीक है। अगली रात एक बार फिर वह अपने दोबारा मुश्किलों से जुड़े अरमानों के साथ अपने कमरे में पहुंची। एक बार फिर सारी रात उन अरमानों को टूटते बिखरते देखती रही। रजनीश आज भी नींद में खोया था। 3 दिन बीत चुके थे। बीना रजनीश की एक प्यार भरी चितवन को तरस गई थी। फेरे के बाद उसने बीना को पलटकर भी नहीं देखा था। असमंजस में फंसी बीना समझ नहीं पा रही थी वह इस बात पे कैसी प्रतिक्रिया दे। किसी भी लड़की के लिए बहुत कष्टकारी बात हो सकती है, बीना के लिए भी थी। पग फेरे के लिए गई बीना ने जब यह बात हिचकते हुए अपनी माँ से बांटे तो उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटी रजनीश और तुम्हारी शादी बहुत आनंद फानन में हुई है। हो सकता है वे भी सहज ना हो तुम्हारे साथ। उन्हें थोड़ा समय दो, उन्हें प्रेम के बल जीतो बेटी। लेकिन माँ समय कैसे दूँ? सारा दिन वे घर में कदम नहीं रखते और रात में जब उनके लड़खड़ाते कदम पड़ते हैं कमरे में तो सीधा पलंग पर ही ठहरते हैं। उन्हें खुद का ही होश नहीं होता, मैं कैसे उन्हें प्रेम दूँ? लेकिन माँ ने उसके मन में उठते सवालों को अपनी घर की स्थितियों और अन्य बहानों का हवाला दे शांत करा दिया। अपने घर से निराश हो वो ससुराल वापस चली गई। कलावती जी उन दोनों के बीच बनी दूरियों को कुछ हद तक महसूस कर रही थी और रजनीश के व्यवहार से आहत भी थी, लेकिन उसे कुछ भी समझाने में असफल हो रही थी। बीना को खुश रखने का भरकस प्रयत्न करती कलावती जी रजनीश की उदासीनता से टूटती बीना को संभाल नहीं पा रही थी। बीना का मन टूटता ही जा रहा था। अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघती कलावती जी बीना और रजनीश को करीब लाने के नाना प्रकार के बहाने करती और रजनीश उनके प्रयासों पे हमेशा पानी फेर घर से निकल जाता, देर रात तक भी न लौट आने के लिए। बीना का दिन तो घर के कामों में निकल जाता, लेकिन रातें उनकी करवटें बदलते बीतती। वो कलावती जी और उनके प्रयासों की तरफ सहानुभूति रखती, लेकिन अपने मन पर काबू न रख पाती और रजनीश की उदासीनता से दिन व दिन सूखती जाती। उसके इस व्यवहार का कारण ना जानना उसकी इस जलन में घी का काम करता। मान सिंह जी और कलावती जी अब उसकी हालात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और रजनीश को घर के भीतर रोकने के उनके सारे प्रयास फीके साबित हो रहे थे। जीवन इसी ढर्रे पे रेंग सा रहा था जब नीर बीना के जीवन में ठंडी हवा के खुशनुमा झोंके सा आ गया। नीर रजनीश का बचपन का मित्र और उसका राजदार। रजनीश और नीर एक दूसरे को कुछ भी नहीं छिपाते थे। बचपन से ही जहाँ रजनीश धीर गंभीर था वहीं नीर मस्त मौला तूफान सा आंधी की तरह वह बीना के जीवन में चला आया। उसे खबर भी नहीं थी कि तूफान सा गुजर भी जाएगा। वो सर्दियों की मदमस्त सुबह थी जब नीर के कदम उस महल में पड़े थे। चहचहाता हुआ अपना काले रंग का झोला अपने कंधे पे लहराता चला आया था। अंदर आते ही उसने कलावती को पीछे से पकड़ा था और उन्हें चारों ओर घुमाते हुए उनका सिर चकरा दिया था। सोफे पर पसरती कलावती जीभ अपने सांसें बटोरती रह गई थी और उन्हें मुंह से बस इतना ही निकला था, आ गया मेरा तूफान में, कैसा है रे तू? नीर उनके कदमों को छूता फटाक से बोला था, वो सब छोड़ो, पहले हमें उस नई सदस्य से मिलवाओ जिसके कारण आपने हमें बिसरा दिया। उसकी बात सुनकर कलावती जी के चेहरे पे आते जाते भाव भरा है। वे बस इतना ही पुकार सके, बीना जरा बाहर आना तो। और बाहर पधार चुके तूफान से अनजान बीना बेसन से सने हाथों लिए ही बाहर चली आई थी। साड़ी का पल्लू कमर में ठूंसे वो जल्दी से हॉल में आकर खड़ी हो गई थी और एकाएक उस अजनबी को सामने देख और सहज होते उसने अपनी कमर से पल्लू सीधा खींचा तो साड़ी पर बेसन लग गया और तिल मिलाकर उसने अपना बेसन भरा हाथ अपने सिर पर दे मारा। इतनी देर से उसे एकटक देखता नीर उसकी इस हरकत पे जोर से हंस पड़ा और उसे अपनी कलावती जी भी और उसके साथ कलावती जी भी हंस पड़ी। वीना और भी ज़्यादा असहज हो गई। उसका उतरा चेहरा देख बड़ी मुश्किलों से उन दोनों ने अपनी हंसी को लगाम दी। वीना ने नीर का परिचय कराती कलावती जी बोली, वीना बेटे ये नीर है, रजनीश का बचपन का दोस्त। दोनों साथ ही खेले कूदे और बड़े हुए हैं। नीर तुम्हारी शादी में न आ सका क्योंकि उसे वीज़ा नहीं मिला। ये विदेश में रहता है और आजकल अपना खुद का बिजनेस जमाने की फिराक में है।
वीना ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया तो उठते हुए नीर बोला, मैं और राज साथ के ही हैं, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। उसकी इस बात पर कलावती जी बोली, बिल्कुल ठीक कहा इसने, बल्कि इसे तुम्हारे पैर छूने चाहिए, भाभी हो तुम इसकी। नीर तपाक से बोल उठा, पैर वैर छूने का कोई सीन नहीं है माँ, हम तो इन्हें नाम से ही बुलाएंगे, कोई भाभी नहीं, दोस्त बनाएंगे इन्हें। रात से भी ये डील हो चुकी है मेरी। डील सब सुनते हुए नीर की आंखें झुक गई, जिसे बड़ी चालाकी से वो छिपा गया। मुस्कुराते हुए कलावती जी वहाँ से यह कहते हुए उठ खड़ी हुई, तुम और रजनीश की बातें तुम लोग ही जानो, इसे जो कहना है वो कहो, तुम्हारी मर्जी। और फिर बीना की तरफ होती हुई बोली, अच्छा हुआ तुम बेसन के गट्टे बना रही हो, इसकी पसंद में सबसे पहले नंबर पर गट्टे आते हैं। बेटा मैं पूजा करके आती हूँ, फिर इसके लिए खीर बनाऊंगी, मेरे बेटे को बहुत प्रिय है खीर। नीर कलावती जी के गालों को चूमता हुआ बोला, आप इन दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। कलावती जी खिलखिलाती हुई मंदिर की ओर बढ़ गई। इस घर में रहते बीना को 4 महीने हो आए थे। इस घर में फैली वीरानी को उसने आज कुछ छठते देखा था। रजनीश इस घर का इकलौता बेटा होते हुए भी कलावती जी के मुख पर वो सुकून न ला सकता था जो आज इस नीर से उसे मिले बीना महसूस कर रही थी। आज उसके चेहरे पर भी जैसे सदियों बाद एक मुस्कान तैर उठी थी। बीना किचन की ओर मुड़ गई तो उसके पीछे पीछे नीर भी हो लिया। जब बीना ने उसे किचन में आता पाया तो कहा, आप क्यों आ रहे हैं किचन में, आप बैठिए मैं चाय लाती हूँ। नीर, क्यों, किचन में मेरी एंट्री पर टैक्स लगा है क्या? वीना के चेहरे पर असहजता के भाव फिर उभर आए तो नीर ने एक ठहाका लगाया। वीना के चेहरे पर भी फिर से मुस्कान तैर गई। वो दोनों किचन की ओर बढ़ गए थे। नीर जाकर स्लेब पर जा बैठा और वीना ने चाय बढ़ा दी। वीना के माथे पर अभी भी बेसन लगा था। नीर स्लेब से उतरकर वीना की ओर बढ़ा तो वीना हकबकी सी उसे देखने लगी। नीर ने अपनी जेब से रुमाल निकाल उसकी ओर बढ़ाया और उसे माथे की ओर इशारा किया। वीना मुस्कुराकर उससे रुमाल ले लिया। एक भीनी खुशबू उसके मन के भीतर समा गई। उसने बेसन तैयार किया और चाय तैयार करके नीर के सामने रख दी। नीर मुस्कुराकर चाय उठाया और एक घूंट भरते उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सालों की प्यास बुझ गई हो। वो बस उसका स्वाद लेता ही रह गया। बीना ने उसे खोया देख उससे पूछा, क्या हुआ, अच्छी नहीं है क्या? नीर ने कहा, माँ की याद आ गई, वो भी ऐसे ही बनाती थी। इसमें तुमने वो दालचीनी डाली है क्या? बीना ने मुस्कुराकर हामी भरी तो नीर अपनी अंगुली और अंगूठे से गोला बनाता हुआ बीना की तारीफ करता ही गया। कलावती के आने से दोनों का खोने का सिलसिला खत्म हुआ और नीर अपनी माँ के साथ व्यस्त हो गया। छिप छिप कर बीना को निहारता हुए ये भूल गया कि उसके दोस्त की ब्याहता है। समय बीत रहा था। नीर अपने चंचल स्वभाव से बीना के मन में घर बना रहा था। दोनों के बीच अब बातों का सिलसिला कुछ यूँ चला था कि थमने का नाम ही ना लेता था। वीना जो सागर के पास होती हुई भी प्यासी थी, उसे नीर से मिलता प्रेममयी नीर जैसे एक घूंट में ही पी लिया था। जो सहजता वो नीर के साथ महसूस करती थी वो उसे कभी किसी के साथ महसूस नहीं हुई। रजनीश की मौजूदगी आजकल घर में केवल खाने और सोने तक ही सीमित थी। यह आश्चर्य की बात थी कि जिस बीना पर नीर मोहित हुआ जा रहा था उसे रजनीश ने कभी नज़र भर के देखा भी नहीं था। एक दूसरे के मन को छूने लगे थे अब नीर और वीना, जबकि रजनीश ने तो कभी एक उंगली भी न लगाई थी वीना को।